वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में अपनी बात कर रहे थे लेसन नंबर 9 की, जिसके अंतर्गत हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझा था और फेराडे और हेनरी के जो दो अनुप्रयोग थे यानी कि प्रयोग थे, एक्सपेरिमेंट थे, उनको भी हमें अच्छे से समझा था और उसके निष्कर्षों की भी हमने बात की थी। बच्चों, आज अपने इसी कड़ी में बात करने वाले हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित फेराडे के नियम क्या होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि कल जो हमने फेराडे का एक्सपेरिमेंट देखा था विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर जो आधारित था, उसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला था जो कि कल हमने पढ़ लिया था, और उस निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने क्या नियम दिए वो नियम हमें आज पढ़ने हैं। तो फेराडे ने मोस्टली 2 नियम दिए थे। पहला नियम तो ये था बच्चों कि फेराडे का जो प्रथम नियम है उसकी अपने बात करेंगे। फेराडे का प्रथम नियम, अब ये फेराडे का प्रथम नियम है क्या? फेराडे ने ऐसा कहा था। प्रथम नियम जो बच्चों है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो निष्कर्ष थे उसी के ऊपर आधारित है। तो फेराडे के प्रथम नियम के अनुसार जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उस कुंडली में प्रेरित विभव बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो पहला नियम क्या बन गया कि किसी भी पदार्थ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उस परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न हो जाएगा? प्रेरित धारा, और दूसरा क्या उत्पन्न होने वाला है? प्रेरित विभव बल उत्पन्न होने वाला है। प्रेरित विभव बल उत्पन्न होने वाला है। ये फेराडे का प्रथम नियम होगा। तो इसी प्रकार से फेराडे ने द्वितीय नियम भी दिया था। तो बात कर लेते हैं उसका द्वितीय नियम क्या हो जाएगा। फेराडे का द्वितीय नियम, अब ये फेराडे का द्वितीय नियम यहाँ पे क्या होगा? तो द्वितीय नियम में फेराडे ने ये कहा था कि अपने पास एक जो कुंडली है यानी कि बंद पास हो गया, जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, इसके अंदर से कुछ एक चुंबकीय बल रेखा इसके अंदर से पास हो जाएंगी, तो इसके जो फ्लक्स में परिवर्तन की दर होगी उसके बराबर उस कुंडली का विद्युत वाहक बल यानी कि वोल्टता होगी। तो फेराडे का द्वितीय नियम ये होता है कि बंद पास में से गुजरने वाली जो बल रेखाएं होती हैं उनके कारण जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो सेकंड नियम ये दिया कि इस कुंडली का इस पास का जो विद्युत वाहक बल होगा, कौन? प्रेरित विभव बल जो होगा, प्रेरित विभव बल जो होगा वो किसके तुल्य होगा? फ्लक्स में परिवर्तन की दर के तुल्य होता है। फ्लक्स में परिवर्तन की दर को बच्चों कैसे लिखते हो? d∅b/dt, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के तुल्य होगा कौन? प्रेरित विभव बल E का मान। तो E कितना बन जाएगा यहाँ पे? E का मान बच्चों d∅b/dt निकल के आता है। और यहाँ पे बच्चों निशान आता है माइनस का, जिसको अपने आगे लेंज नियम में समझने वाले हैं। और माइनस का जो यहाँ पे निशान आया, नेगेटिव साइन आया, वो इस बात को बताएगा कि जो प्रेरित विभव बल होता है उसकी दिशा मूल विभव बल यानी कि मूल वोल्टता के ठीक ऑपोजिट होती है। कहने का मतलब कि यहाँ पे माइनस का निशान प्रेरित विभव बल की विपरीत दिशा को रिप्रेजेंट करता है। इसको अपने आगे लेंज नियम में समझने वाले हैं। तो फेराडे का प्रथम नियम क्या था? और हाँ, एक चीज़ और, ये तो है जी सिंगल फेरे के लिए। यदि इस कुंडली में अपने तार इस प्रकार से n फेरों के लूप में लपेट दिए जाएं तो यहाँ पे बच्चों जो विभव बल है वो कितना बन जाता है? d∅b/dt बन जाता है। ये आ जाएगा n फेरों वाली कुंडली के लिए प्रेरित विभव बल का मान। और किसके नियम के आधार पे? फेराडे के द्वितीय नियम के आधार पे। तो फेराडे का प्रथम नियम क्या था कि फेराडे के प्रथम नियम के अनुसार किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसमें प्रेरित धारा और प्रेरित विभव बल उत्पन्न होता है। और दूसरे नियम में उसने क्या कह दिया कि जो प्रेरित विभव बल उत्पन्न होता है उसका परिमाण कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के तुल्य होता है। अर्थात E बराबर क्या होगा? d∅b/dt। और यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बताएगा कि जो प्रेरित विभव बल की डायरेक्शन होती है वो हमेशा विपरीत होती है मूल विभव बल के। ओके, तो ये बच्चों फेराडे का अपने पास द्वितीय नियम था। और ये दोनों ही नियम एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और बारी बारी से या दोनों एक साथ पूछ लिए जाते हैं कि फेराडे का द्वितीय नियम क्या है या प्रथम नियम क्या है। और फेराडे का द्वितीय नियम तो बच्चों इस पूरे चैप्टर में आगे चलने ही वाला है। तो इस नियम के लिए फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखोगे कि E का मान होता है माइनस का n d∅b/dt होता है। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखोगे। तो ये थे अपने पास फेराडे के दोनों नियम। अब अपने बात कर लेते हैं कि जो लेंज का नियम है वो क्या है। लेकिन उससे पहले
अपने एक टॉपिक और देखते हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स होगा उसको प्रभावित करने वाले कारक, चुंबकीय फ्लक्स को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होंगे, और उसके पश्चात अपने देखेंगे कि अपने पास जो प्रेरित विभव बल उत्पन्न हुआ है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से होंगे। तो चुंबकीय फ्लक्स को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होंगे, यानी कि इस कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो किन किन कारकों से प्रभावित हो सकता है, यानी कि किस प्रकार से हम उसको बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से उसको घटा सकते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स का बच्चों फॉर्मूला क्या था, फाई बी बराबर था बी ए कोस थीटा, सिंपल सा ही फॉर्मूला था। अब इसके आधार पे चुंबकीय फ्लक्स है वो 3 राशियों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो बी पे, एक ए पे और एक थीटा पे। और थीटा किन 2 राशियों के बीच बनने वाला कोण है, बी और ए के बीच बनने वाला कोण है। तो पहला क्या हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण, किसके कारण, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण, अर्थात यदि हम बी को इंक्रीज कर दें तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बी का मान भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को आप बढ़ा करके चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ा सकते हो किसी भी कुंडली के लिए। सेकंड यदि अपनी बात करें तो ए यहाँ पे क्या होगा, इस कुंडली का क्षेत्रफल होगा। जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो कुंडली के क्षेत्रफल पे भी डिपेंड करता है। मतलब ये हो गया कि यदि कुंडली आकार में छोटी है तो उसके अंदर से कम चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी, और यदि आकार में बड़ी है तो उसके अंदर से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं गुजर सकती है। तो कुंडली का आकार जितना ज़्यादा होगा चुंबकीय फ्लक्स का मान उतना ही ज़्यादा रहने वाला है। तो ये इसका सेकंड हो गया। अब थर्ड की अपने बात करें तो थर्ड यहाँ पे क्या होगा, थर्ड होगा बच्चों थीटा एंगल, बी और ए के मध्य बनने वाला कोण। एक्चुअल में क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से है और एक कुंडली है ना वो हमने इस प्रकार रखी है। अब इस कुंडली को रखने का तरीका क्या होगा बच्चों, ये जो कुंडली रखी गई है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। कुंडली कहाँ रखी गई है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई है, जिसके कारण इस कुंडली के पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ चुकी है। कुंडली कहाँ रखी गई है, कुंडली रखी गई है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, जिसके कारण इस कुंडली के पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ गई। यदि मैं इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रख दूं, कहाँ रख दूं, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रख दूं, तो इस कुंडली के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा जो आने वाली है वो डायरेक्शन हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत आएगी। किसकी दिशा, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल दिशा कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, और चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो हमें इस कुंडली को किस प्रकार से रखना होगा ताकि अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स बन पाए, तो हमें इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखना होगा, जिसके कारण बी और ए के बीच में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। और किस कोस 0 का मान 1 होता है तो फाई बी का मान भी क्या बन जाता है, मैक्सिमम बन जाता है। तो ये चुंबकीय फ्लक्स को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। तीसरा नेक्स्ट अपने पास टॉपिक आता है कि इस विभव बल को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल को प्रभावित करने वाले कारक क्या होंगे। तो बच्चों इसके नाम से आप देख पा रहे हो कि E बराबर क्या है, माइनस का एन डी फाई बी बटे में डी टी। और यहाँ से यदि मैं सूत्र को यहाँ पे एक बार के लिए लिख देता हूँ कि माइनस का एन डी फाई बी अपॉन डी टी, और फाई बी का मान क्या है, बी ए कोस थीटा है, बी ए कोस थीटा है। तो कुल मिलाकर के इस प्रेरित विभव बल के फॉर्मूले में भी बी ए और थीटा यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो ई का मान आएगा प्रेरित विभव बल वो भी किस पे डिपेंड होगा, चुंबकीय क्षेत्र बी पे, पृष्ठीय क्षेत्रफल ए पे और एंगल थीटा पे। इन तीनों राशियों पे ये डिपेंड होगा। यानी कि बी को बढ़ा करके आप ई को बढ़ा सकते हो, ए को बढ़ा करके भी आप ई को बढ़ा सकते हो, और थीटा 0 डिग्री रहना चाहिए। यानी कि इन चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत आप किसको रखोगे, कुंडली को रखोगे, ताकि थीटा है वो 0 डिग्री बना रहे। अब लंबवत रखेंगे तो थीटा बराबर 90 डिग्री क्यों नहीं बना है, थीटा हमें लंबवत रखना है, लंबवत में 90 डिग्री बनना चाहिए था ना, नहीं, यहाँ पे जो एंगल बनाना है हमें वो किसके बीच में बनाना है, बी और ए के बीच में बनाना है। और इसको जब आप इस प्रकार से लंबवत रख देते हो ना तो फिर बी के लिए, बी के साथ साथ जो ए की डायरेक्शन है वो ये आती है, ओके। तो ए इस डायरेक्शन में आएगा, बी भी इसी डायरेक्शन में रहेगा, तब 0 डिग्री बनेगा। यदि आप समांतर रख देते ना तो जो ए की डायरेक्शन होगी पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा वो ठीक ऊपर चली जाती है, उस केस में वो एंगल हो कितने डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि चुंबकीय फ्लक्स और प्रेरित विभव बल दोनों को प्रभावित करने वाले कारक है वो लगभग एक समान है। तो बच्चों ये तो हो गए इसको प्रभावित करने वाले कारक। अब अपने बात कर लेते हैं लेंज नियम की। तो बच्चों नेक्स्ट अपने पास टॉपिक होगा लेंज नियम। लेंज नियम, अब ये लेंज नियम क्या
लेंज नियम के कारण आप प्रेरित विभव बल की डायरेक्शन को देख पाते हो, उसको समझ पाते हो। तो लेंज नियम में लेंज ने क्या कहा था, लेंज एक साइंटिस्ट का नाम है, तो लेंज ने ये कहा था कि किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो प्रेरित विभव बल उत्पन्न होता है उसकी दिशा हमेशा इस प्रकार की होती है कि वह उन कारणों का विरोध करती है जिनके कारण उनकी उत्पत्ति हुई है। यानी कि प्रेरित विभव बल की जो डायरेक्शन होगी वो अपनी उत्पत्ति का हमेशा विरोध करेगी। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि प्रेरित विभव बल कब उत्पन्न होता है, जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है। ये अपने पास एक कुंडली है, इसके अंदर से लगातार चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ती जाएंगी, चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होगी तो भी प्रेरित विभव बल उत्पन्न होगा, चुंबकीय फ्लक्स में कमी होगी तो भी प्रेरित विभव बल उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि प्रेरित विभव बल उत्पन्न कब होगा, जब कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यानी कि कमी या फिर वृद्धि होगी, और जो प्रेरित विभव बल की जो दिशा होगी वो हमेशा उन परिवर्तन का ही विरोध करेगी। यदि फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसके बढ़ने का विरोध किया जाएगा, यदि फ्लक्स घट रहा है तो उसके घटने का विरोध किया जाएगा। यानी कि जो प्रेरित विभव बल होगा वो खुद के उत्पन्न होने का जो कारण है ना उसी का विरोध करेगा। जैसे फ्लक्स में वृद्धि हो रही है तो जाहिर सी बात है प्रेरित विभव बल उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्पन्न क्यों हुआ, फ्लक्स में वृद्धि के कारण, तो प्रेरित विभव बल यहाँ पे अपनी दिशात्मक रूप से फ्लक्स में वृद्धि का विरोध करेगा। फ्लक्स में यदि कमी हो रही है उस केस में भी प्रेरित विभव बल उत्पन्न होगा। तो अब प्रेरित विभव बल किसका विरोध करेगा, फ्लक्स में कमी का विरोध करेगा। शॉर्ट एंड स्वीट बात ये होगी कि प्रेरित विभव बल अपनी उत्पत्ति के कारणों का ही विरोध करता है, फ्लक्स में कमी या वृद्धि का विरोध करता है। तो लेंज का नियम क्या हो जाएगा कि लेंज नियम के अनुसार किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रेरित विभव बल की दिशा हमेशा इस प्रकार की होती है कि वह उन कारणों का विरोध करती है जिनके कारण उनकी उत्पत्ति हुई है। यानी कि प्रेरित विभव बल हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, जिसका उत्पत्ति का जो मूल कारण है ना उसका विरोध किया जाएगा। तो उसके आधार पर बच्चों अपने लेंज और फेराडे के नियम एक साथ अप्लाई करें, लेंज व फेराडे नियम से। तो लेंज और फेराडे के नियम अपने एक साथ अप्लाई करें तो इस प्रकार से जो प्रेरित विभव बल है ना वो इस प्रकार से निकल के आता है d/b/dt, और कारणों का विरोध कर रही है विपरीत दिशा में, अतः यहाँ पे माइनस का निशान निकल के आता है। तो लेंज और फेराडे का नियम है वो समीकरण क्या बन जाएगा, E बराबर माइनस का d/b/dt हो जाता है। तो बच्चों ये सिंपल था, लेंज का नियम था, और लेंज और फेराडे दोनों को मिक्स किया तो ये समीकरण हमें प्राप्त हुई है। अब अपने यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि लेंज नियम में ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना होती है, यानी कि जो ऊर्जा होती है वो हमेशा कंजर्व रहेगी, संरक्षित रहेगी। तो आइए बात कर लेते हैं कि लेंज नियम में ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना किस प्रकार होगी। तो नेक्स्ट बच्चों अपने पास हेडिंग होगी लेंज नियम में ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना। ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना। ओके, तो एक्चुअल में क्या होगा कि अपने पास एक कुंडली है इस प्रकार से, और इसके पास हमने क्या किया, एक चुंबक रखा, ये N सिरा ले लिया, ये S सिरा ले लिया, चुंबकीय बल रेखा इस प्रकार से जाएंगी, ये कुछ एक चुंबकीय बल रेखाएं हो गई। ठीक है, एक सेकंड हमें क्या करना है, इस चुंबक को लेफ्ट और राइट मूव करवाना है। सेकंड केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कुंडली वही और ले लेंगे दोबारा से, इस कुंडली को यहाँ पे हमने एक चुंबक ले लिया, ये इसका N सिरा, ये इसका S सिरा है। तो इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो पास हो रही है। ये दो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन तो हो गई है और सेकंड कंडीशन हो गई है। तो यदि ये चुंबक अपने स्थान पे स्थिर है तब तो कोई भी यहाँ पे धारा उत्पन्न नहीं होगी, प्रेरित विभव बल उत्पन्न नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन हम क्या करेंगे कि स्थिर के बजाय इसको अपने कुंडली की ओर लेके आएंगे। यदि आप कुंडली की ओर लेके आते हो उस केस में इसके अंदर से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या लगातार बढ़ती जाती है और इसके अंदर से अधिकतम बल रेखाएं गुजरना शुरू कर देती है। तो फ्लक्स में यहाँ क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, यानी कि φb के मान में क्या बन जाएगी, φb का मान यहाँ पे बढ़ जाएगा। बढ़ने पर इसका विभव बल उत्पन्न होगा,
विभव बल उत्पन्न होगा यानी कि धारा उत्पन्न होगी, और धारा उत्पन्न होगी इसका मतलब ये हो गया कि इसके पास कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, विद्युत ऊर्जा आ जाएगी, क्योंकि धारा उत्पन्न होनी है, विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो विद्युत ऊर्जा इसके पास ऑब्वियसली बननी है। तो इसके पास ये एनर्जी आई कहाँ से, जब अपने इस चुंबक को इधर लेके आएंगे और लेंज नियम यहाँ पे प्रभावी कर दें, लेंज नियम यहाँ पे प्रभावी कर दे, उस केस में क्या होगा कि ये जो कुंडली है वो लेंज नियम के अनुसार चुंबक के इधर आने का विरोध करेगी, यानी कि ये कुंडली भी इस चुंबक को वापस धकेलने का प्रयत्न करेगी। कैसा प्रयत्न करेगी, इधर वापस धकेलने का प्रयत्न करेगी। इसके कारण हमें इस चुंबक को इसके पास लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। अपने कार्य करेंगे तो भाई अपनी जो यांत्रिक ऊर्जा होगी उस यांत्रिक ऊर्जा में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो यांत्रिक ऊर्जा में जो कमी आएगी वो यांत्रिक ऊर्जा वेस्ट नहीं जाती, वो किस में आ जाती है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो यांत्रिक एनर्जी है वो कहाँ चली जाती है, विद्युत ऊर्जा के अंदर चली जाती है। जब हम इसको चलाना बंद कर देते हैं, रोक देते हैं, तो ऊर्जा यहाँ पे जीरो हो जाती है, यानी कि हमें भी कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। यदि हमने इसको रोक दिया तो इसको स्थिर छोड़ दिया तो उस केस में यांत्रिक ऊर्जा वेस्ट नहीं होगी, तो भाई विद्युत ऊर्जा भी उत्पन्न नहीं हो पाएगी। तो जैसे हम इसको गति करवाएंगे ना तभी अपनी यांत्रिक ऊर्जा वेस्ट होनी है, और इसको गति करवाएंगे तो ही विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होनी है। तो अपनी यांत्रिक ऊर्जा में जो कमी आती है बच्चों, वो सीधी किस में कन्वर्ट हो जाती है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। इसी प्रकार से यदि आप इस चुंबक को दूर लेके जाते हो तो भी इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा और यहाँ पे प्रेरित विभव बल और धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ पे जो प्रेरित विभव बल उत्पन्न होगा बच्चों, वो क्या करेगा, लेंज नियम के अनुसार इस चुंबक के दूर जाने का विरोध करेगा। उत्पत्ति क्यों हो रही है यहाँ पे प्रेरित विभव बल की, लेंज के अनुसार उत्पत्ति हो रही है कि चुंबक इसे दूर भाग रहा है, और लेंज नियम के अनुसार इसको दूर जाने से रोका जाएगा, यानी कि चुंबक को इधर आकर्षित करने का प्रयत्न किया जाएगा। किसके द्वारा, इस कुंडली के द्वारा आकर्षित करने का प्रयत्न किया जाएगा ना। तो जाहिर सी बात होगी कि अपने जिस दिशा में इसको गति करवाना चाहते हैं उसको अपोजिट एक बल लगने लगता है, यानी कि हमें इस दिशा में गति करवाने के लिए फिर से कार्य करना पड़ेगा, और कार्य करना पड़ेगा बच्चों तो क्या होगा, अपनी यांत्रिक ऊर्जा वेस्ट होगी। और जब अपने कार्य करेंगे, इसको गति करवाएंगे तो ही इसके पास कौन सी ऊर्जा आएगी, विद्युत ऊर्जा आने वाली है। और ये विद्युत ऊर्जा आती कहाँ से है, ये जो अपनी यांत्रिक ऊर्जा होती है वही विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। कहने का मतलब जब तक आप चुंबक को गति करवाते हो तब तक अपनी यांत्रिक ऊर्जा वेस्ट होती है, और तब तक ही इन कुंडलियों के अंदर धारा प्रवाहित होती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब जब हम कार्य करेंगे, जब जब अपनी यांत्रिक ऊर्जा में खपत होगी, तब तब इसके अंदर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चली जाएगी। अपने यदि कार्य नहीं करेंगे, इसको स्थिर छोड़ देंगे, तो फिर हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा वेस्ट ही नहीं हो रही है, तो बच्चों इसके पास विद्युत ऊर्जा भी जीरो रहेगी। क्यों, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन तो होगा ही नहीं, तो विद्युत धारा भी प्रवाहित नहीं हो पाएगी। तो कहने का मतलब कि जब जब यांत्रिक ऊर्जा में कमी आती है तब तब उसके अंदर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। किसमें, कुंडली में। शॉर्ट एंड स्वीट आप ये कह सकते हो कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वही किस में कन्वर्ट होती है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। अर्थात यहाँ पे जो ऊर्जा है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है, वेस्ट नहीं जाती है। यही यांत्रिक ऊर्जा, यही ऊर्जा संरक्षण नियम है। इसका मतलब ये हो गया कि लेंज नियम के अनुसार हमेशा ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना होती है। तो बच्चों ये था अपना आज का टॉपिक, लेंज का नियम, फैराडे के नियम और उसमें ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना। आज के लिए बस इतना ही, कल लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।